हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रोशन और शंकर एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। तभी पीछे से एक लड़की उन्हें कहती है, एक्सक्यूज मी। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वीरभद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी, आई एम स्नेहा फ्रॉम अमेरिका। मैं आज ही लौटी हूँ। आप दोनों कौन हैं? शंकर धीरे से रोशन से पूछता है। यदि यह स्नेहा है तो फिर तू किस स्नेहा की बात कर रहा था? वह लड़की फिर अपनी बात दोहराती है। एक्सक्यूज मी, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर ने पूछा। आप कौन है देवी जी? यह हवेली मेरे पूर्वजों की है जिसे अब सरकार ने अपने अंदर ले लिया है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ। हटो, मुझे अंदर जाने दो। रोशन ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। यह क्या बदतमीजी है? जब से आई हूँ तुम दोनों इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? रोशन ने कहा। देखो, अंदर जाना सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। हो कौन तुम जिसकी मैं बात मानूं? ना मैं तुम्हें जानती हूँ और न तुम, फिर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? शंकर ने कहा। देखो, हमारी पूरी बात सुन लो, फिर तुम सोचना कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। शंकर और रोशन ने पूरी बात स्नेहा को बताई। स्नेहा जोर जोर से हंसने लगी। क्या बेवकूफ़ी है? यह मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो जो तुम्हारी बात में आऊँगी? ऐसे तुम दोनों के चेहरे को देखकर मुझे विश्वास करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और तुम रोशन, खुद को वीरभद्र समझ लिए? क्या झूठी कहानी बना रहे हो? रोशन ने कहा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। रही बात तुम्हारी तो तुम शौक से अंदर जा सकती हो, लेकिन हमारी बात सच है 100%। तुम्हें भरोसा हो या ना हो, यह तुम पर हम छोड़ते हैं। स्नेहा रोशन का विश्वास देख थोड़ी घबरा जाती है। ठीक है, मान लिया कि इस महल के अंदर दमयंती की आत्मा है जो तुमसे मिली, तो फिर उसकी आत्मा जब तुम्हारे साथ रह रही थी और तब तुम्हें उसने एक बार भी वीरभद्र नहीं पुकारा, फिर अब क्यों? और उसकी आत्मा को कौन कैद करेगा? यही तो उलझन है जो हमें परेशान कर रही है। समझ में नहीं आता कि करे भी तो क्या करे। एक बात मुझे बेचैन कर रही है। कौन सी बात? शंकर ने पूछा। यार, जब स्नेहा यानी कि दमयंती मुझे अपनी स्टोरी सुना रही थी, उस समय मुझे उसके पीछे एक औरत की परछाई नजर आई थी। तुम कहना क्या चाहते हो रोशन? शंकर ने फिर पूछा। रोशन ने कहा, उस समय मुझे लगा था कि वो दमयंती की आत्मा है, क्योंकि मैं स्नेहा को आम लड़की समझता था। सवाल यह है कि यदि स्नेहा ही दमयंती थी तो फिर वो किसकी आत्मा थी? क्या यार, मेरा तो ये सारी बातें सोचकर दिमाग चकरा रहा है। देख रोशन, तेरी ये स्टोरी हिट हो गई। अब छोड़ इन सब बातों को। कौन दमयंती, कौन स्नेहा, हमें क्या मतलब है? तुझे कहानी से मतलब थी, तुझे कहानी मिल गई, अब चल यहाँ से। नहीं शंकर, चाहे उसके साथ कुछ ही समय गुजारा हो, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत गहरा संबंध फील किया है। और जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता कि उसने मुझे वीरभद्र क्यों पुकारा, मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूँ। यह भी तो हो सकता है कि दमयंती की कहानी भी झूठी हो। स्नेहा ने कहा। यह तुम कैसे कह सकती हो? रोशन ने पूछा। जब तुम दोनों अभी बहस कर रहे थे तो मैं अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी। यह देखो, इस हवेली में 3 अलग अलग ग्रुप आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से सर्च करने आई थी, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब था, जिस वजह से उन्हें अपना सर्च बीच में ही छोड़ना पड़ा। और अभी जो लेटेस्ट सर्च हुई है, जो मिसेस खन्ना, जो बहुत जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी इस हवेली में कुछ सर्च नहीं कर पाई। शंकर ने कहा। अजीब है, आखिर इस हवेली में ऐसी क्या खास है जिसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ आना पड़ा? यह तो हमें वही बता सकते हैं, स्नेहा ने कहा। रोशन कुछ सोचता है। तुम क्या सोच रहे हो रोशन? अंदर से हवेली काफ़ी बड़ी है। इसका परिसर 100 एकड़ में है। इसमें तो एक छोटा सा गांव बसाया जा सकता है। गांव वालों का कहना है कि दमयंती की कहानी 30-40 साल पहले की है, यानी कि 90s के समय या 80s के समय ही ले लो। या तो गांव के लोगों को कुछ मालूम नहीं है
या गांव ही नया बसा हो। इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट सर्च कर रही है और दमयंती की आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। तीनों एक दूसरे को सवालिया नज़र से देखते हैं। तब हमें मिसेस खन्ना से मिलना होगा। अगले दिन वो तीनों मिसेस खन्ना से मिलने चेन्नई के लिए निकल गए। स्नेहा ने कहा, बड़ी मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिला है। अब वो रिटायर्ड हो गई है, फिर भी कभी कभी उनके डिपार्टमेंट के लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। उनके बंगले पर पहुंचते हैं। मिसेस खन्ना उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। आप लोग? स्नेहा ने कहा, मैम हमारी बात हुई थी, आपने आज का समय दिया था मिलने का। वीरभद्र? बिल्कुल तुम वही हो। रोशन और दोनों फिर से वीरभद्र का नाम सुन हैरान हो जाते हैं। मैम मेरा नाम रोशन है, फिर मुझे आपने वीरभद्र क्यों कहा? जानती हूँ कि तुम वीरभद्र नहीं हो और हो भी नहीं सकते हो। मिरेकल या इत्तेफाक, तुम जो चाहो कह सकते हो। मेरे सर्च के समय हमें कुछ वीरभद्र का पेंटिंग मिला था जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है। मैम क्या सचमुच उस हवेली में दमयंती की आत्मा है? शंकर ने पूछा। मिसेस खन्ना ने कहा, यह हम नहीं कह सकते क्योंकि सुपरनैचुरल में हमें भरोसा करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन सच जो ना माना जाए वो हकीकत भी हो सकता है। लेकिन उस हवेली में ऐसा क्या है जो आपका डिपार्टमेंट वहाँ सर्च कर रही थी? वह हवेली 100 साल पुरानी है लेकिन अभी भी सुरक्षित है। मैं अब भी कहूँगी कि या तो चमत्कार है या इत्तेफाक है। कहा जाता है कि उस हवेली के गुप्त कमरों में लाखों करोड़ों का खजाना अभी भी छुपा हुआ है, यहाँ तक कि पुरानी और दुर्लभ मूर्तियाँ भी, जो उस समय राजा विक्रमादित्य के कारीगर उन मूर्तियों को बनाया करते थे, जिसकी खबर सिर्फ राजा विक्रमादित्य को ही मालूम था। हमें यह भी सर्च में मिला है कि जब राज्य पर मुगलों द्वारा आक्रमण हुआ था तब विक्रमादित्य का परम मित्र उन मूर्तियों तथा राज्य के खजानों को अपनी हवेली के गुप्त स्थान पर छुपा दिए थे। मुगलों ने बहुत ढूंढा, फिर अंग्रेज आए, लेकिन कोई उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया और उस सच की गहराई को जानने के लिए हमने सर्च करना शुरू किया, लेकिन हम फेल हो गए। लेकिन मैम यह सब आपको मालूम कैसे हुआ? इतिहास के कई किताबों को जला दिया गया, कुछ किताबों के पन्ने इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ इतिहास आज भी सुरक्षित है। मेरे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में इन इतिहासों को ढूंढना शुरू किया। फिर उनकी नज़र उस हवेली पर पड़ी जो उन्हें बहुत ही हैरान कर रही थी। वहीं से उनकी खोज शुरू हुई। उनके हाथ लगी एक किताब। यह देखो, मिसेस खन्ना ने उस बुक को दिखाते हुए कहा, लेकिन किताब के कुछ पन्ने आज तक नहीं मिले। उन्होंने मुझे यह बुक दिया था। यह किसने लिखा, क्यों लिखा, इस बुक में कितनी सच्चाई है, यह सब हमें मालूम नहीं, लेकिन सर्च करते हुए हमें वीरभद्र के दुर्लभ पेंटिंग मिला। बाकी हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। इस बुक में ऐसा क्या लिखा है मैम? और यह बुक कितनी पुरानी है? यह बुक भी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हवेली है, लेकिन इसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में और उस हवेली के बारे में लिखा हुआ था। क्या आप हमें पूरी कहानी बता सकती हैं? रोशन ने पूछा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बुक के अधिकतर पन्ने गायब है और जो हैं वो फट चुके हैं। तीनों वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। शंकर ने कहा, अब क्या करें? सच तक पहुँचने का सारे दरवाजे बंद हो गए। अब एक ही रास्ता है। यदि मैं वीरभद्र हूँ तो मुझे अपने पास्ट में जाना होगा और उसका एक ही तरीका है, सम्मोहन प्रक्रिया। लेकिन इसमें जान की भी खतरा रहती है। स्नेहा ने कहा, अब जो भी है, अब मुझे अपने सच तक पहुंचना ही है। वे इंडिया के बेस्ट हाइपोथेरेपिस्ट से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वह कहते हैं, रोशन अब मैं प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। अपने दिमाग को शांत रखना और मन को कंट्रोल रखना। जहाँ तुम्हें घबराहट हो इशारा करना, मैं उसी वक्त ही थेरेपी को वहीं रोक दूंगा। ओके सर। रोशन अब 40 साल पहले चला गया। एक फूल के बगीचे में रोशन ने खुद को देखा। वह वीरभद्र था। वह किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था, लेकिन वह दमयंती नहीं है। वह लड़की बोली, वीर अब तो देश भी आज़ाद हो गया, अब तो हमारे विवाह की बात करो अपने पिताश्री से। वीरभद्र उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, मेरी प्यारी नीला, कुछ दिन और सब्र करो। दिल्ली से जैसे ही पिताश्री लौटेंगे हम उनसे अपने विवाह की बात करेंगे। अच्छा ऐसे बोल रहे हो
जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि तुम अपने पिताश्री से कितना डरते हो। मुझे समझ में नहीं आता है, बड़े ठाकुर के बेटे हो जिससे पूरा गांव डरता है, उनका बेटा होकर तुम्हारे खून में बहादुरी वाली कोई लक्षण नहीं है। इतने डरपोक क्यों हो? तुम्हारी बोलती अपने पिताश्री के सामने क्यों बंद हो जाती है? वीरभद्र ने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। देखना आते ही कैसे मैं बात करता हूँ उनसे अपने विवाह की। नीलावती अपनी पक्की सहेली दमयंती से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ दमयंती जगन को उसकी हरकतों को लेकर गुस्सा करती है। नीलावती पूछती है, क्यों इसे डराते रहती है? तेरा सच्चा आशिक है नीला, आज बोल दिया फिर कभी मत कहना। वह दाई माँ की वजह से मैं चुप रहती हूँ, वरना बड़े ठाकुर से कहकर इस जगन को ऐसा सबक सिखा देती कि जीवन भर मेरी तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखता। दमयंती नीलावती और वीरभद्र के प्रेम प्रसंग से अनजान थी। दमयंती के मन में वीरभद्र था, इस बात से नीलावती भी अनजान थी। बड़े ठाकुर तो दिल्ली गए हैं, वह तो परसों ही आएंगे, फिर कर लेना शिकायत। दमयंती ने उसे हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम है? नीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे गांव को मालूम है, बस तुझे छोड़कर। मैं तो इसलिए आई थी कि गांव में मेला लगा हुआ है, तैयार रहना, शाम को चलते हैं। दोनों शाम को मेला घूमने जाते हैं, जहां वीरभद्र भी आता है। वीरभद्र नीलावती को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन दमयंती वह मुस्कुराहट अपने लिए समझकर मुस्कुराते हुए शर्मा जाती है। जिस प्रेम को दमयंती ने अपना समझा, दरअसल वो सारा प्रसंग नीलावती और वीरभद्र का था। 2 दिन बाद हवेली पर पंडित जी वीरभद्र की कुंडली देखते हुए कहते हैं, बड़ी ठाकुराइन, छोटे ठाकुर की कुंडली में सर्प दोष है, इसलिए उनका विवाह एक ऐसी लड़की से होना चाहिए जो माँ भगवती की उपासक हो, और ऐसी लड़की मेरी नज़र में है जो साक्षात लक्ष्मी है, और उसकी कुंडली मैंने देखी है। उसका कदम बहुत शुभ है, आपके लिए कुबेर का खजाना खोल देगी। वह कौन है पंडित जी? बड़ी ठाकुराइन ने पूछा। आपके ही गांव की लड़की है, उसका नाम दमयंती है। वह तो हवेली हमारे वफादार दाइमा के साथ आती है। आज ही मैं बड़े ठाकुर से बात करती हूँ। इधर वीरभद्र को नीलावती से जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती है। वह अपनी माँ से अपने विवाह के बारे में बात करने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं, माँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और आप भी उसे जानती है। माँ, वो दाइमा के साथ हवेली आती है। दाइमा के साथ दमयंती और कभी कभार नीलावती भी आ जाती थी। वीरभद्र नीलावती की बात करते हैं, लेकिन बड़ी ठाकुराइन और बड़े ठाकुर दमयंती को समझ जाते हैं। यह सुन वीरभद्र उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं। बड़ी ठाकुराइन बोली, बेटा, हम खुद ही आपसे दमयंती के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमें खुशी है कि आपने दमयंती से प्रेम किया। पंडित जी ने बताया था कि आपकी कुंडली में सर्प दोष है, इसलिए आपका विवाह दमयंती से होना चाहिए। बड़े ठाकुर ने कहा, हमें आप पर गर्व है कि आपने अपने लिए एक योग्य लड़की ढूंढा। बेचारी अनाथ है, लेकिन उसके व्यवहार और विचार से हम काफ़ी प्रभावित हैं। हमने तो बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था कि आपका विवाह दमयंती से ही होगा। वीरभद्र समझ जाता है कि नीलावती के बारे में कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं है। बड़े ठाकुर अपनी बात के पक्के हैं, और वीरभद्र में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता के खिलाफ चले जाए। वह नीलावती को इस बारे में बताते हैं। नीलावती उस पर गुस्सा होकर कहती है, मैं जानती थी कि तुम अपने पिता से कुछ नहीं कहने वाले हो, तो प्रेम का ढोंग मुझसे क्यों किया? मैंने कोई ढोंग नहीं किया है नीला, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। लेकिन बात समझो, मेरी कुंडली में सर्प दोष है। उस दोष के निवारण हेतु मुझे दमयंती से विवाह करना होगा, लेकिन वो सिर्फ सामाजिक विवाह होगा, व्यक्तिगत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। मुझे दमयंती से प्रेम का नाटक करना होगा। नीलावती ने कहा, वीरभद्र, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वीरभद्र और दमयंती की विवाह हो जाती है, और हवेली में खुशियाँ दमयंती के आने से 2 गुनी हो जाती है। इधर जगन दमयंती के विवाह होने से बौखला जाता है। दमयंती के दिल में अपने लिए अपार प्रेम और विश्वास देखकर वीरभद्र धीरे धीरे दमयंती के करीब जाने लगता है, और अनजाने में ही सही वह उससे प्रेम भी करने लगता है, और नीलावती से अब वह दूर जाने लगता है। एक दिन दमयंती अपने सास ससुर के साथ बैठी थी। बड़े ठाकुर कहते हैं, दमयंती बेटा, तुम्हारे आने से हवेली में
एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई है। दमयंती ने पूछा, बाबूजी, मैं अभी तक पूरी हवेली नहीं देख पाई हूँ। तो जाओ ना बेटा, देखो पूरी हवेली। यह हवेली तुम्हारी ही तो है, बड़ी ठकुराई ने कहा। माँ, हवेली इतनी बड़ी है कि एक छोर से दूसरे छोर जाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं और डर भी लगता है कि कहीं मैं खो ना जाऊं। उसकी बात सुन बड़े ठाकुर और ठकुराइन जोर से हंसने लगते हैं। बात तो तुमने सही कहा बेटा, इसलिए हम खुद इस हवेली के बहुत सारे हिस्से में आज तक नहीं गए और हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब रोज दमयंती हवेली की प्रत्येक भाग को घूम घूम कर देखा करती और जो उसे हैरान करती उसे ढूंढती और सर्च करती। इधर नीलावती अपनी नफरत में जल रही थी। वह गुस्से से वीरभद्र से कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो फिर यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम अब मुझसे नहीं मिलोगे? वीरभद्र ने कहा, तुम्हारा क्रोध समझ सकता हूँ नीलावती, लेकिन मैं दमयंती को धोखा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मुझे धोखा दे सकते हो, बोलो। वो कहा, नीला, मुझे माफ कर दो, अब से हम नहीं मिलेंगे। यह कहकर वीरभद्र चला जाता है, लेकिन नीलावती अब अपने बदले की आग में जलने लगती है। वह मन में निश्चय करती है कि तुम सिर्फ मेरे हो वीरभद्र, तुम्हें मैं अब किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। तुमने यह बात सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? तुम यह बात दमयंती को नहीं बता सकते, लेकिन वह मेरी पक्की सहेली है और जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वह खुद ही हमारे रास्ते से हट जाएगी। उसे हमारे रास्ते से हटना ही होगा। अब जंग होगा और उस जंग में जीतेगी सिर्फ नीला। यह निश्चय कर वह हवेली की तरफ बढ़ने लगती है, दमयंती को सारा सच बताने के लिए। इधर हवेली घूमते घूमते दमयंती का अचानक कदम रुक जाता है। जहाँ वह रुकी थी वहाँ एक खुफिया तहखाना जैसा था जो अंडरग्राउंड था। जाने का रास्ता संकीर्ण था। वह देखने में ऐसा था जैसे कोई बाहर से देखे तो लगे कि कोई संकीर्ण सा रास्ता है। दमयंती ने सोचा, यह रास्ता कहाँ निकलता है और यह रास्ता जमीन के अंदर से कैसे बना हुआ है? इस रास्ते से कोई दुबला पतला ही जा सकता है। अच्छा है कि मैं जा सकती हूँ। दमयंती अंदर जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वह घबरा जाती है। यह कैसा रास्ता है, बस लंबी होते जा रही है। कहीं मैं अंदर आकर गलती तो नहीं कर दी? लेकिन अब मैं आ ही गई हूँ तो थोड़ी दूर और चलकर देख लेती हूँ। दमयंती थोड़ी दूर और अंदर जाती है तो वहाँ एक अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ होती है जो जमीन के नीचे जाती है। वह उस सीढ़ी के सहारे नीचे जाने लगती है और जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। वह वापस दौड़कर भागते हुए हवेली के अंदर आती है और सीधे बड़े ठाकुर के पास जाती है। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ दमयंती बेटा? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बाबूजी, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ बेटा, अब चलिए तो पहले। दमयंती बड़े ठाकुर को अपने साथ उसी स्थान की ओर ले जाती है। बड़े ठाकुर अपने चारों तरफ सोने, हीरे, जवाहरात और कीमती पन्ने की चमक को देख हैरान हो जाते हैं। दमयंती ने पूछा, बाबूजी, हमारे हवेली के नीचे खजाने का भंडार है, क्या आपको इस बारे में पहले से खबर थी? बड़े ठाकुर ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। इस खजाने का असली वारिस वीरभद्र है और यह खजाना कोई मामूली खजाना नहीं है, यह एक जादुई खजाना है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। एक राज जो कई सालों से मैंने अपने दिल में दफन करके बैठा हूँ, आज समय ने उसे तुम्हें बताने का मौका दिया है। बेटा, वीरभद्र मेरा अपना खून नहीं है। दरअसल वीरभद्र के पिता मेरे सच्चे मित्र थे, लेकिन वीरभद्र छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। मेरा मित्र माँ भगवती के उपासक और बहुत बड़े जादूगर थे। उन्हें तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक दिन मुझे हवेली बुलाए और कहा, मित्र, मुझे यदि किसी पर भरोसा है तो वह सिर्फ तुम हो। मैंने यह हवेली और अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया है। बड़े ठाकुर ने कहा, यह क्या किया मित्र, मुझ पर इतना भरोसा? वह बोले, मित्र, तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारी आंखों में संतान के लिए तरफ और प्रेम देखा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे पुत्र को अपने जान से भी अधिक प्यार करोगे। एक और गुप्त बात जो किसी को यहाँ मालूम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे पूर्वजों द्वारा संचित संपत्ति
इस हवेली के दक्षिण भाग में है। उस संपत्ति को इस हवेली का वंश ही हाथ लगा सकता है। यदि उसे किसी और ने छुआ तो उसकी वही मृत्यु हो जाएगी। बड़े ठाकुर ने पूछा, ऐसा क्या है उसमें मित्र? राजा विक्रमादित्य के राज में हमारे पूर्वजों में एक महान भगवती का उपासक और जादूगर थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो राज्य का खजाना इस हवेली के नीचे दफन कर उसे तंत्र विद्या से बांध दिए और माँ भगवती को खुश कर उनसे वरदान मांगे कि इस खजाने को एक सच्चा मन का व्यक्ति, जिसके मन में इस खजाने को पाने की इच्छा ना हो और उसे देखकर उसके मन में लोभ न आए, या मेरे ही वंश का ही कोई व्यक्ति छू सकता है। हम सब उस खजाने का रक्षक हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों का धरोहर हम सब अब तक संभालते आ रहे हैं। इसलिए अब से इन सब के लिए तुम्हें वीरभद्र को तैयार करना होगा। मेरा मित्र मुझसे वचन लेकर अपना प्राण त्याग दिया। वीरभद्र हमारा पुत्र बनकर हमारे साथ अपनी ही हवेली में रहने लगा। लेकिन वीरभद्र अपने पूर्वजों की तरह वीर नहीं था। वह भोला भाला और थोड़ा डरपोक निकल गया। इसलिए मैंने उसकी जान की रक्षा के लिए कभी उसे सच्चाई नहीं बताई और मुझे कभी इस हिस्से में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दमयंती बेटा, तुमने इसे खोज लिया जो इस हवेली के उसके असली वंशज को ही मालूम था। अब चलो यहाँ से। यदि किसी और ने जान लिया तो तूफान आ जाएगा। लेकिन उनकी सारी बातें नीलावती ने सुन लिया था। जब दमयंती बड़े ठाकुर को अपने साथ लेकर आ रही थी, उस समय नीलावती उनके पीछे पीछे आ गई थी, जो दमयंती को सच बताने आई थी। वह वहाँ से जल्दी निकलकर हवेली से बाहर आ गई। नीलावती ने खुद से कहा, अरे वाह, यह तो सोने पर सुहागा हो गया। वीरभद्र भी मेरा और वो खजाना भी मेरा। अब मुझे ऐसी योजना बनानी होगी जिससे दमयंती और वीरभद्र के नकली माता पिता मेरे रास्ते से हट जाए। यही सोच वो जगन के घर गई। दाई माँ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो नीला? वह बोली, एक योजना लेकर आई हूँ। जगन को दमयंती चाहिए और मुझे वीरभद्र। जगन ने कहा, अच्छा, तो तुम वीरभद्र से विवाह कर पूरी हवेली पर राज करना चाहती हो? नीलावती ने कहा, हवेली भी तुम ही रख लेना, मुझे बस वीरभद्र और उस हवेली में 2 दिन का समय चाहिए। तो योजना क्या है तुम्हारी? जगन ने पूछा। मेरी योजना यह है, दाई माँ, आपको अपनी विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। दाई माँ उससे आश्चर्य से देखते हुए पूछती है, कैसी विद्या की बात कर रही हो? वही जो गांव वाले और हवेली के लोग अब तक नहीं जानते, यही कि आप काला जादू करती हैं। अब यही काला जादू हमारा हथियार बनेगा। जगन ने पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम है? वह बोली, मैं चुपके ही सही तुम्हारी माँ को काली विद्या करते हुए देख लिया था, जब वो हवेली में अपनी साख बनाने के लिए काली विद्या का प्रयोग करती थी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ तुम दोनों वही करोगे। इसी में हम तीनों की भलाई है और फायदा भी है। दाई ने पूछा, वह कैसे? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करूँगी। आप पहले काला जादू वीरभद्र पर करेंगी, लेकिन उतना ही जितना कि वह सिर्फ मूर्छित हो जाए। मैं उसी वक्त एक वैद्य को लेकर आऊंगी और वो वैद्य मेरे कहे अनुसार वीरभद्र को मृत घोषित कर देगा। जब उसके शरीर को दफनाया जाएगा तो मैं उसे वहां से निकाल कर उसे हवेली के लोगों के खिलाफ कर दूंगी। लेकिन वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? जगन ने पूछा। नीलावती ने कहा, सुनना पड़ेगा उसे, क्योंकि मैं उसे वह बात बताऊंगी जो उसके अपनों ने उससे अब तक छुपा कर रखा है, और मैं उसे हवेली से दूर रखूंगी। लेकिन तब तक आपको बड़े ठाकुर और ठकुराइन को भी हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला देना है, और जो बचेंगे वह डर से हवेली खुद ही छोड़कर भाग जाएंगे। इससे दमयंती मेरी कैसी होगी? जगन ने फिर पूछा। पूरे गांव वालों को मैं दमयंती के खिलाफ भड़का दूंगी और दमयंती बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उस समय तुम उसका सहारा बनकर अपना प्रेम प्रकट करना। तुम उसे यह विश्वास दिलाना कि गांव वालों से तुम ही उसे बचा सकते हो। अकेली, बेबस और मजबूर होकर वह तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लेगी। इधर मैं वीरभद्र को यह विश्वास दिला दूंगी कि दमयंती ने हवेली के लालच में उससे विवाह किया था। सच में वह तुमसे यानी कि जगन से प्यार करती है। दाइमा ने पूछा, सब तो ठीक है, लेकिन वह हवेली हमारी कैसे होगी? सब कुछ बर्बाद होने के बाद वीरभद्र खुद ही उस हवेली को छोड़ देगा और मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी, उस खजाने के साथ। नीलावती अपनी योजना पर काम शुरू कर देती है।
धीरे धीरे वीरभद्र की तबीयत खराब होने लगी। यहाँ तक कि दमयंती छोड़ पूरी हवेली के लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन वीरभद्र मूर्छित होकर गिर गया। तभी नीलावती ने एक वैद्य को लेकर आती है और उसकी योजना के अनुसार उस वैद्य ने वीरभद्र को मृत घोषित कर दिया। यह सुन दमयंती की दुनिया ही उजड़ गई। कोहराम मच गया हवेली में। जब उसके शरीर को दूर कहीं दफना कर आते हैं तभी वहाँ पर नीलावती पहुंचकर वीरभद्र को बचा लेती है और उससे कहती है, वीरभद्र, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें यहाँ जिंदा दफनाकर चले गए। यदि मैं समय पर नहीं आती तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाता, लेकिन मेरे अपने मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे नीलावती? क्योंकि वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता नहीं हैं। वो तुम्हारे अपने माता पिता को मारकर उन्होंने इस हवेली के लालच में और यहाँ के खजाने की लालच में तुम्हें अपना पुत्र बनाया था, ताकि सही समय आने पर वे तुम्हें मारकर वो सारे खजाने के मालिक बन जाए। और इस काम में उनका दमयंती ने साथ दिया था। वीरभद्र ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं यह नहीं मान सकता हूँ कि मेरे साथ मेरे माता पिता और दमयंती धोखा करेगी। मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। उस प्रेम की सौगंध खाती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें जिंदा ही दफनाकर क्यों जाते तुम्हारे अपने? क्या इस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो? और तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चलो खुद ही देख लो। दमयंती और जगन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दमयंती को हवेली चाहिए थी, इसलिए उसने तुमसे विवाह किया था। वीरभद्र ने कहा, नहीं नहीं नीलावती, कह दो कि यह सारी बातें झूठ है। मेरी दमयंती सिर्फ मुझसे प्रेम करती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम देखा है। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती है। कह दो कि सारी बातें झूठ है नीलावती। नीलावती ने कहा, काश ये सारी बातें झूठ होती। तुम्हें जितनी तकलीफ हुई है उतना ही तकलीफ मुझे भी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दमयंती सिर्फ एक हवेली की लालच में तुम्हारे अपनों को भी मार देगी। क्या मतलब है तुम्हारा? भले ही तुम्हारे माता पिता जैसे भी हैं, लेकिन दमयंती ने पूरी हवेली के लोगों को मार दिया ताकि वो जगन से शादी करके उस हवेली में राज कर सके। मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं दमयंती को नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने मेरे माता पिता को कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर वीरभद्र गुस्से में आ गया था और नीलावती मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उसकी योजना सफल हुई। इधर दमयंती हवेली के बाहर अकेले बैठी थी। उसी वक्त जगन और दाइमा आते हैं और दमयंती को अपनी बातों से कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन दमयंती उनकी सच्चाई जान जाती है। दाइमा को डर हो जाता कि उनका सच कहीं गांव वालों को पता चल गया तो गांव वाले उसके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने दमयंती को वहीं कुआं में धक्का दे देते हैं, जिससे दमयंती की मौत हो जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब वहां पर वीरभद्र पहुंचता है तो उसे दमयंती कहीं नहीं दिखाई देती है। तब नीलावती कहती है, लगता है कि दमयंती यहाँ से भाग निकली। वीरभद्र गुस्से की आग में जलता है, लेकिन उसका मन अभी भी यही कहता है कि दमयंती निर्दोष है, उसका प्रेम सच्चा था। दमयंती ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन नीलावती की बार बार भड़काने से वह उसकी बातों में भी आ जाता है। नीलावती बहुत खुश हो जाती है कि अब हवेली पूरा उसका हुआ और हवेली का खजाना भी उसका ही हुआ। इधर जगन और दाई माँ की भी एक दिन रहस्यमयी मौत हो जाती है, जिससे नीलावती अब खुद को आज़ाद महसूस करती है। नीलावती एक दिन हवेली में खुद को अकेले पाकर और खुद से ही बातें करती है। वाह नीलावती, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक तीर से तुमने कई निशाने लगा लिए। वीरभद्र भी तुम्हारा हुआ और यह हवेली और इसका खजाना भी। और वीरभद्र को पता भी नहीं चला कि उसकी दमयंती को जगन और दाइमा ने कुएं में धक्का देकर मार दिया। और उस जगन और दाइमा जो भी हो, जैसे भी मरे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा ही हुआ। सभी कांटे एक साथ ही मेरे पैर से निकल गए। अब वीरभद्र सिर्फ मेरा है और यहाँ का खजाना भी। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उसकी सारी बातें वीरभद्र ने सुन लिया था। जब वो अपने पीछे पलट के देखी तो वीरभद्र गुस्से में खड़ा था। उसने कहा, इसका मतलब कि तुमने जो भी बातें मुझे बताई वो सब झूठ था। नीलावती, तुमने मुझे धोखा दिया है। दमयंती के मन में लालच नहीं था, लालच तुम्हारे मन में था। तुमने इस हवेली के लालच में मेरे अपनों को भी मार दिया, मेरी दमयंती को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने वहीं एक तलवार निकाली और नीलावती का गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और वो अपनी ज़िंदगी में इतना दुखी हो गया था
कि अब उसके लिए उस हवेली में कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में चला गया। रोशन अपने पास्ट से बाहर आता है। उसकी आंखें पूरी तरह से भर गई थी। आज उसका दुख इतना बड़ा हो गया था कि वो संभाल नहीं पा रहा था। स्नेहा और शंकर भी उसकी कहानी सुनकर दुखी हो गए थे। रोशन ने कहा, मुझे उस हवेली में वापस जाना होगा। शंकर, उस हवेली का खजाना मुझे बुला रहा है। दमयंती और नीलावती दोनों की आत्माएं उस हवेली में कैद है। दमयंती उस खजाने की रक्षा करती है और नीलावती उस खजाने तक किसी को नहीं पहुंचने देती, क्योंकि वह आज भी उस खजाने की मोह में फंसी हुई है। दमयंती की आत्मा को नीलावती बार बार कष्ट देती है, क्योंकि नीलावती की आत्मा दमयंती की आत्मा से बहुत ज़्यादा मजबूत है। मुझे दोनों की आत्माओं को मुक्त कराना होगा, लेकिन वह कैसे होगा रोशन? शंकर ने पूछा। काशी बनारस के जितने बड़े बड़े पंडित हैं, तांत्रिक हैं, सभी को बुलाओ। वहाँ पर पूजा होगा, हवन होगा, तभी उन दोनों की आत्मा मुक्त होगी। मुझे दमयंती को यकीन दिलाना होगा कि वह खजाना अब सेफ हाथों में है। काशी और बनारस के बड़े बड़े पंडित और तांत्रिक को बुलाया गया। उस हवेली में एक बहुत बड़ा हवन रखा गया। नीलावती और दमयंती दोनों की आत्मा को मुक्त कराया गया। जब दमयंती की आत्मा मुक्त हो रही थी तो उसकी आंखें वीरभद्र को देखकर भर गई थी। वीरभद्र की भी आंखें दमयंती को देखकर नम हो गई थी। दमयंती ने कहा, वीरभद्र, अब यह खजाना तुम्हारा है। इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे पूर्वजों का धरोहर है, जो मैं तुम्हें सौंप कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। नीलावती की आत्मा आसानी से तो नहीं, लेकिन उसकी भी आत्मा को मुक्त कर दिया गया। अब हवेली सरकार के अंदर में है, लेकिन खजाना अभी भी कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, सिवाय वीरभद्र को छोड़कर। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।